Everyone, here I Komal Sharma welcomes you all here on behalf of Zenith Education. तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है PYQ से रिलेटेड, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इम्पॉर्टेंट है फॉर योर UPHESC एग्जामिनेशन विच आर देयर फॉर इंग्लिश लिटरेचर ओनली। तो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम हैं उनमें ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बेटर हेल्प के। द थिंग इज कि जैसे कि यूनिट फर्स्ट के जो PYQs हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। तो आज के जो PYQs है आई हैव टेकन ऑल ऑफ देम फ्रॉम द यूनिट 2 जो कि आपके ब्रिटिश प्रोज और फिक्शन से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So your first question of prose and fiction, British prose and fiction only. So there is no man, death or wrong state. So you should fill in the blank. So there is no man doth for wrong sake. सबसे पहले this is from Of Revenge. So Of Revenge, Of Truth, Of Single and Married Life. ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी एसेज हैं ऑल दीज आर रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश में अगर एसेज की शुरुआत होती है इंग्लिश पर्टिकुलरली तो दैट इज फ्रांसिस बेकन। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एसेज। कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश एसेज राइट। उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस भी दिए हैं। ही इज़ अ रिसर्चर, अ स्कॉलर, जिन्होंने साइंटिफिकली बहुत सारी स्टडीज़ की है। ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ भी तब हुई थी व्हेन ही वाज ट्राइंग टू प्रिजर्व समथिंग इन द आइस। तो नदर्न पोल पे थे और नदर्न पोल में हाईली हम बोल सकते बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उस टाइम पे उनकी डेथ हो चुकी थी व्हाइल ही वाज रिसर्चिंग ऑन समथिंग, डिस्कवरिंग ऑन समथिंग। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ऑफ रिवेंज से हमारा ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। ऑफ रिवेंज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ सिंगल एंड मैरिड लाइफ, ये चारों एसेज आपके सिलेबस का पार्ट है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसे ऑफ रिवेंज। तो आपको देखना यह है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, अ वर्च्यू, मिस्टेक, काइंडनेस और अ रॉन्ग। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है दैट व्हाट द राइटर, व्हाट द क्वेश्चनियर ट्राइंग टू आस्क अस, देयर इज नो मैन डथ फॉर रॉन्ग सेक। तो यहाँ पे सिंपल है कि जब भी हम कुछ बुरा करते हैं वी डोंट डू रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक, वी डोंट डू रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक ओनली, कि हम इसलिए गलत नहीं करते हैं सो दैट द रॉन्ग थिंग हैपन। हम एक्सीडेंटली चीज़ों को गलत करते हैं, हम एक्सीडेंटली गलत करते हैं। ऑफ रिवेंज इज बाय फ्रांसिस बेकन, जहाँ पे वो रिवेंज के अगेंस्ट में बोलते हैं, वो रिवेंज की बैड कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं कि रिवेंज अक्सर वी ऑल हैव द ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे अंदर एक छोटी सी ह्यूमन टेंडेंसी होती है ऑफ टेकिंग द रिवेंज। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं। अब ये चीज़ हम किसी से ऑप्ट नहीं करते, ये नेचुरली हमारे अंदर होता है। लेकिन रिवेंज लेना किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, दीज आर हियर टॉक्ड अबाउट बाय फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो यहाँ पे द राइट एलिमेंट विच कैन बी फिल्ड इन दिस ब्लैंक दैट इज देयर इज नो मैन डथ रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक। धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ गलत को एग्जीक्यूट करने के लिए गलत करता है। कई बार एक्सीडेंटली भी हो जाता है, गलती से भी हमसे गलती हो जाती है। दैट डजंट मीन कि हम, अगर किसी ने गलती से हमारा कुछ गलत किया है एंड वी आर देयर टू टेक रिवेंज ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। So of revenge. Next question is who says that people generally do not care for the truth? Again the question is from Of Truth. Of Truth is by again Francis Bacon. Of Truth ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑफ ट्रूथ से दैट हु सेज, किसने कहा है दैट पीपल जनरली डू नॉट केयर फॉर द ट्रूथ, कि लोग जनरली ट्रूथ को लेके कंसर्न होते ही नहीं है। कई बार हम सच बोलते हैं, सच बोलना किस मेजरमेंट तक सही है ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। कई बार हम सच से किसी का नुकसान भी कर देते हैं, कई बार हमें सच को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेव द नेक्स्ट पर्सन। तो ये सारी चीज़ें फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे में स्टडी करी है। तो उन्होंने बोला है, किसने ये बोला है जनरली, कि लोग ट्रूथ को कंसर्न ही नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते दैट वेदर द ट्रूथ इज इम्पोर्टेंट और नॉट, दे डोंट केयर। सीधा सा आंसर है ऑफ ट्रूथ से लिया गया है, तो फ्रांसिस बेकन इज द करेक्ट आंसर। जीबी शो, AC ब्रैडली, जॉन की, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जीबी शो भी आपके सिलेबस का पार्ट है।
जॉन कीट्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है. AC ब्रैडली, आई हैव टू एक्सप्लोर दिस राइटर, अदरवाइज फ्रांसिस बेकन इज देयर इन योर. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन इज wives are young man's companion for middle ages and old man's nurses. Again the question is from Francis Bacon. Francis Bacon का essay है, the third essay which is there, which is the part of your syllabus of marriage and single life. इस तरीके से है. तो यहाँ पे question है कि this is all about wives. एंटी फेमिनिस्ट ये एस्पेक्ट से लिखा गया है, एंटी विमेन कॉन्सेप्ट है इसमें, जहाँ पे वो सीधे से क्या बोल रहा है दैट विमेन फॉर यंग मैन इज हु. तो द वुमेन इज कंपेनियन फॉर द मिडिल एज. मिडिल एज वुमेन, मिडिल एज मैन जब होता है उसकी वाइफ उसके लिए कंपेनियन होती है. ओल्ड मैन के लिए नर्स होती है. तो यंग मैन के लिए दिस इज एंटी वुमेन और एंटी फेमिनिस्ट टर्म विच इज यूज्ड बाय Francis Bacon or over here, and for this particular term he was criticized by so many critics. ठीक है, so for according to Francis Bacon, young man's the wives are young man's mistress. यंग मैन की मिस्ट्रेस होती है वाइफ्स. सॉरी व्हाट हैपनिंग हियर, इट्स ओके. तो वाइफ्स होती है फॉर यंग मैन, कंपेनियन फॉर मिडिल एजेस एंड ओल्ड मैन्स नर्सेस. इस तरीके के कोटेशंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम, राइट. तो फ्रांसिस बेकन प्लेज द मोस्ट और वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन विच इज देयर फॉर यूपीएचसीएस. आपकी यूनिट सेकंड का पहला ही ये पोर्शन है फ्रांसिस बेकन, जिसके एसेज हैं एंड एसेज से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो मस्ट कीप इन योर माइंड. अदरवाइज और भी एक दो एसेज और है, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज एंड ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ. आई हैव टेकन द 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 3. क्या नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ एरियोपेजिटिका बाय जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन की एरियोपेजिटिका का क्या मेजर थीम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू द एरा, कॉमनवेल्थ एरा से बिलोंग करते हैं, राइट. कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ एरा के बीच में है, उससे आगे भी उन्होंने लीड ऑन किया था. जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड एज द मैग्नम ऑपस इन इंग्लिश लिटरेचर. और एरियोपेजिटिका बेसिकली उन्होंने तब लिखा था व्हेन इन 1643 में वाइल देयर वाज लाइसेंसिंग एक्ट, जब हर किसी पब्लिकेशन में एग्जैक्टली लोगों ने राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अगेंस्ट चर्च, अगेंस्ट किंग. तो जब चर्च और किंग के अगेंस्ट में चीज़ें पब्लिश हो रही थी, एट दैट टाइम द गवर्नमेंट बैंड द पब्लिकेशंस, और उन्होंने एक लाइसेंसिंग एक्ट कंटिन्यू कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंगली इफ़ अ राइटर वांट्स टू पब्लिश his or her work, हर का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, his is only the right, the person, the man were only there to write. ठीक है, लीगली सिर्फ मैन को ही हक था राइट डाउन करने का. women were not allowed to write down, women were not supposed to be on stage to perform in fact. तो उस टाइम पे उनके राइटिंग्स को बैन कर दिया गया था कि अगर ठीक है आपको अपनी राइटिंग को पब्लिश करना है, पहले आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाइए, आप अपनी राइटिंग को रीअप्रूव करवाइए कि हाँ आपकी जो राइटिंग है वो रूल्स और रेगुलेशंस, गवर्नमेंट जितने भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली है, तभी आपकी राइटिंग को पब्लिश किया जा सकता है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन कर दिया गया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1643 एक्ट. अब यहाँ पे जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही कंट्रोल कर दिया गया है, तब जॉन मिल्टन ने 1644 में ये पर्टिकुलर वर्क जो है वो पब्लिश किया था अगेंस्ट दिस, कि नहीं, वी शुड हैव द राइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन सब का हमारे पास राइट होना चाहिए. लाइसेंसिंग एक्ट मस्ट बी बैन. सिर्फ राइटिंग पे कोई बैन नहीं होना चाहिए, राइटिंग का हक सबको होता है, सबको अपने एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस करने का राइट होता है. तो गवर्नमेंट शुड नॉट बैन, गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ दिस लाइसेंसिंग एक्ट एट ऑल. तो यहाँ पे एरियोपेजिटिका जो मेजर थीम आता है एरियोपेजिटिका का, दैट इज हियर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन. ठीक है, so this way the right answer of this question is this. Next is
In which essay does Charles Lamb make an indirect allusion to frustration in love? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, चार्ल्स लैम्ब एक सिस्टर थी, मैरी लैम्ब, एंड शी वाज मैड just because in order to save her from the society, in order to protect her, he didn't get married. उन्होंने शादी नहीं करी. Yeah, Charles Lamb didn't get married, though he was in love with a woman. That women had been waiting for him. ठीक है, वो अपनी बहन की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर दे तो शायद मुझसे शादी करे, बट वो शादी नहीं करते, तो अल्टीमेटली शी गॉट मैरिड टू समवन एल्स. तो यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब की जो लोनलीनेस है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है टुवर्ड्स लव, चार्ल्स लैम्ब यूज्ड टू लाइक द चिल्ड्रन. तो हमेशा से उनका एक फैंटेसी रहा है दैट इन फ्यूचर आई विल बी हैविंग माई किड्स, आई विल बी हैविंग चिल्ड्रन, आई विल बी प्लेइंग विद दैम. तो इस तरीके से उन्होंने वर्क लिखा है, अपना फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव किस में इनकलकेट किया है वो यहाँ पे आपको आंसर देना है. तो इनडायरेक्ट अल्यूजन जो उन्होंने किया है हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव, किस वर्क में किया है? द साउथ सी हाउस, ड्रीम चिल्ड्रन, पुअर रिलेशंस एंड इम्परफेक्ट सिंपथीज. See, all these works are by Charles Lamb and all these works have been published. The Essays of Elia. चार्ल्स लैम्ब ने एक नेम अल्यूड किया था, एलिया. ही यूज्ड टू पब्लिश हिज एसे अंडर द नेम एलिया. स्यूडोनिम उन्होंने यूज किया था एलिया. ठीक है, तो एसेज ऑफ एलिया का पब्लिकेशन है, इसी के अंडर एसेज ऑफ एलिया में ही सारे ये पब्लिश हुए थे. साउथ सी हाउस इज द फर्स्ट एसे व्हिच अपेयर इन एसेज ऑफ एलिया. क्वेश्चन आया हुआ है ये भी. ड्रीम चिल्ड्रन इज द ऐसे जहाँ पे वो अपने फ्रस्ट्रेशन इन लव को डिस्क्राइब, ड्रीम चिल्ड्रन में. ठीक है, वाइल ही इज इन फैंटेसी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, वो इमेजिन करता है दैट हाउ ही इज प्लेइंग विद हिज ओन चिल्ड्रन, हाउ ही इज हैविंग फन विद हिज ओन चिल्ड्रन. तो ये सारी चीज़ें ही हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर ऐसे, दैट इज ड्रीम चिल्ड्रन. Poor relations are another essay by him which is there in the essays of Elia, and imperfect sympathies are also there. All the essays by him and these all essays are published in essays of Elia. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके साउथ सी हाउस या फिर 4-5 essays है आपके सिलेबस में चार्ल्स लैम्ब के. ठीक है, Again the question is from Charles Lamb. Charles Lamb is best famous for. तो चार्ल्स लैम्ब की सबसे फेमस, सबसे रिनाउंड जो चीज़ है वो कौन सी है, वो बतानी है. जॉन वुडविल ट्रेजेडी है? नो, इज नॉट फेमस फॉर हिज ट्रेजेडी, माइनर वर्क है. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, दो इट इज इम्पॉर्टेंट बट इसके लिए चार्ल्स लैम्ब को एटलीस्ट नहीं जाना जाता है. पॉइंट्स फॉर चिल्ड्रन, नॉट एट ऑल, बट एसेज ऑफ एलिया, एसेज ऑफ एलिया के लिए ही इज मोर. और एसेज ऑफ एलिया के जो एसेज हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, एंड दैट यू हैव ऑलरेडी, मे बी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ल्स लैम्ब से ये क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना यह है, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बर्ट्रम फादर. तो ड्रीम चिल्ड्रन से ये क्वेश्चन है, चिल्ड्रन से है, उससे ये क्वेश्चन है जहाँ पे ये स्टेटमेंट है. तो राइटर क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन ईयर कि एग्जैक्टली ये जो बर्ट्रम है, फादर बर्ट्रम, ये है कौन? तो हु वाज बर्ट्रम? तो इस सेंटेंस में जो बर्ट्रम आ रहा है वो है, तो ही इज नन अदर देन, ही इज द मैन हु मैरीड द वुमन whom Lamb loved. As I have already told you, Charles Lamb was in love with a woman. Later she was married to this person whose name is बर्ट्रम, जिसका उन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन किया है इन हिज एसे ड्रीम चिल्ड्रन. ठीक है, अपने फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, दैट ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दो ही वांटेड टू गेट मैरीड, दो वांटेड टू हैव चिल्ड्रन, ही वांटेड टू हैव फन विद हिज ओन वाइफ, विद हिज ओन चिल्ड्रन, बट ही couldn't because of his sister. He was very much keenly he was very close to his sister. He was a kind of caring brother. ओके, नेक्स्ट आपके सिलेबस का पार्ट है टॉमस कार्लाइल. टॉमस कार्लाइल का वर्क है द हीरो एज अ पोइट. आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जहाँ पे एक वर्क है, प्रोज वर्क है, द हीरो एज अ पोइट, जहाँ पे पोइट को एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया गया है बाय टॉमस कार्लाइल. अब यहाँ पे हमें ये बताना है, इसका पब्लिकेशन डेट हमें बताना. टॉमस कार्लाइल का एक वर्क है हीरो एंड हीरो वर्शिप, इसी का एक पोर्शन है द हीरो एज अ पोइट, जहाँ पे पोइट को एज अ हीरो इलाबोरेट किया है.
एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1840। तो अब आपको देखना, कई बार होता है हम डेट्स देख लेते हैं पर हम कंफ्यूज रहते हैं, और डेट्स जो एग्जामिनर देता है वो इस तरीके की 43, मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमती हूँ। हालांकि एक बिल्कुल ऑड वन आउट आपको मिलेगी कि डेफिनेटली थॉमस कार्लाइल वाज डाइड इन 1881, तो 1901 का पब्लिकेशन हम बहुत कम उस लेवल पे ले जाते हैं कि नहीं 1901 तो नहीं हो सकता है, पर हाँ इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी। तो आपको ध्यान रखना एग्जैक्ट डेट्स का भी, क्योंकि कई बार डेट से रिलेटेड और क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए, थॉमस कार्लाइल opines that what Homer was to Greece, Dante to Middle Ages, likewise Shakespeare to the। अब थॉमस कार्लाइल ने अपने उसी वर्क में हीरो एज अ पोइट को एज ए हीरो वो कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे वो होमर को ले रहे हैं, दांते को ले रहे हैं, शेक्सपियर को ले। तो हम बात कर सकते हैं होमर, द राइटर ऑफ इलियाड एंड ओडिसी, वन अमंग ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ, हम बोल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर में उन्होंने ट्रोजन वॉर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इन हिज वर्क इलियाड। ओडेशिया में उन्होंने ओडेशियस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया, उसकी जर्नी को डिफाइन किया गया है। ट्रोजन वॉर के जो हीरोज हैं उनको एलैबोरेटिवली एक्सप्रेस किया है, अकीलीस को, ओडेशियस को, ठीक है, उन सबको, हेलन की ब्यूटी को उन्होंने बहुत ही एस्थेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो होमर ग्रीस के लिए जिस तरीके से है, वैसे ही दांते हैं मिडिल एजेस के लिए। दांते इज एन इटालियन राइटर। दांते की डिवाइन कॉमेडी, जिसका अल्यूजन्स आपको जॉफ्री चौसर के राइटिंग्स में बहुत मिलेगा। जॉफ्री चौसर, या फिर हम बोल सकते हैं 14th और 15th सेंचुरी के भी राइटर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अल्यूड किया है दांते को, क्योंकि इटालियन रेनेसा का पूरा इम्पैक्ट आपको इंग्लिश लिटरेचर पे देखने को मिले। तो रेनेसा के राइटर हैं तो डेफिनेटली मिडिल एजेस से बिलोंग करते हैं। वैसे ही विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज, मॉडर्न एज, नियो क्लासिकल, तो में से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। अब देखो, शेक्सपियर इज ईदर फ्रॉम एलिजाबेथन और ही कैन बी मॉडर्न, बट नियो क्लासिकल तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज नियो क्लासिकल जो एरा आता है वो आपके रेस्टोरेशन एरा के बाद में आता है, अप्रॉक्स 17th सेंचुरी में आता है। तो ही कैनॉट बी, ही कांट बी द 17th और 18th सेंचुरी, राइट। अलेक्जेंडर पोप, जॉन राइडर आर द राइटर्स ऑफ नियो क्लासिकल एरा, एडिसन स्टील वगैरह हैं। तो दीज आर द नियो क्लासिकल राइटर्स, बट शेक्सपियर कैनॉट बी, शेक्सपियर बिलोंग समवेयर टू दी, हम बोल सकते हैं 16th सेंचुरी तो 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल एरा से बिलोंग करते हैं नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ही इज डायरेक्टली बिलोंग टू द मॉडर्न एज। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, होमर वॉज टू ग्रीस, दांते टू मिडल एजेस, लाइकवाइज शेक्सपियर टू मॉडर्न एज। उस टाइम की मॉडर्न एज हम कंसिडर कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर इज कंटेम्प्रेरी राइटर, बेसिकली हर एक एरा के लोग को रिलेट कर सकते हैं। Still we have been studying William Shakespeare as if he belongs, उनके ड्रामास की बात ही कुछ ऐसी। चलिए, नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बिहाइंड द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वॉज। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के पीछे कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है? कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन, दोनों में तो आ ही नहीं सकता कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली इन दोनों में है। देखो, इफ यू हैव स्टडीड लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में अपना मिनट दिया था, मिनट 1835 बाय लॉर्ड मैकॉले, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को प्रमोट करने की बात कही थी। तो अगर उस मिनट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले आ सकता है। अगर डायरेक्ट आंसर हिट करोगी तो बोथ ऑफ दीज भी कर सकते हो। यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, हु वाज देन इन 1835 के टाइम पे, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, इंडिया में थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1835 में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, जो कि द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को जिन्होंने इनैक्ट किया था, ठीक है। So William Bentinck is the right answer. Lord Macaulay was the writer of Minute 1835 who promoted this idea that yes, there must be English education in India. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। You must know the logics behind the question.
कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। Okay, next in line the question is, A Room of One's Own by Virginia Woolf was the first published in. A Room of One's Own by Virginia Woolf. Basically, feminist work है ये, Virginia Woolf ने लिखा था। Virginia Woolf ने ये लिखा है, A female writer must have her own space, her own room. उसका खुद का financially she should be sound. उनका फाइनेंशियल अमाउंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली स्टेबल होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, खुद का स्पेस, खुद का रूम होना चाहिए लिखने के लिए। एंड फिक्शन राइटिंग उनका प्रोमिनेंट है, तो उनको सोचने का फ्रीडम होना चाहिए, उनको लिखने का फ्रीडम होना चाहिए। तो अ वुमन मस्ट हैव हर ओन स्पेस, मस्ट हैव हर ओन हाउस और होम और अ प्लेस और अ रूम, जहाँ पे वो बैठ के आराम से लिख सके, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, जहाँ पे उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, किसी तरीके का ऑब्लिगेशन ना हो, किसी तरीके का कोई हम बोल सकते हैं ना इफ्स एंड बट्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका पब्लिकेशन डेट बताना है। इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर इट डायरेक्टली दैट 1921 वाज द पब्लिकेशन, 21, 23, 1935। ठीक है, कंफ्यूजिंग डेट है, 1929 is the correct answer, जहाँ पे A Room of One's Own by Virginia Woolf was published। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आफ्रा बैन को भी प्रेज किया है कि आफ्रा बैन वॉज द लीडिंग कैरेक्टर जिन्होंने हमें इतना स्पेस दिया। आफ्रा बैन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट female writer, right? Okay. Which metaphor was used by Virginia Woolf in her essay A Room of One's Own to explain her most essential point about the women's fiction? तो वुमेन फिक्शन राइटिंग के लिए उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल मेटाफर जो है वो क्या यूज किया है? मेटाफर इज व्हाइल यू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स टू ईच अदर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, मेटाफर इज दैट। तो मेटाफर यहाँ पे यूज किया है जहाँ पे वुमेन फिक्शन राइटिंग को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया? So she directly compares women fiction writing and she used the metaphor fish for this. Fish का use किया है। As the fish swims into the river or into the water freely explore करती है, water में जितना चाहे डाउन डाइव कर सकती है, ऊपर आना चाहे, she roams around the water, she swims in the water freely. So same with a woman. A woman must write fiction like a fish. ठीक है, she should have that space, she should have that room of her own so that she can write, she can dive into that room, she can dive into the writing freely, nobody must be there to ask a question to. So this way she uses the metaphor for to express the essential point about women's fiction writing. Clear है? So this way you can answer it. Indirect question था, बहुत tricky है, बट यू कैन आंसर इट इजीली अगर आपने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया है तो। ठीक है, अब आती है जॉर्ज ऑरवेल की बात। द इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स अगली एंड इनएक्यूरेट बिकॉज आवर थॉट्स आर। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स एक ऐसे है बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का ये ऐसे है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और पॉलिटिक्स को कंपेयर किया है कि कई बार पॉलिटिक्स जो है वो अगली होती है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हम बोल सकते हैं राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने यहाँ पे अगली किस मोड पे बोला है? ही सेज कि लैंग्वेज कब अगली होती है एंड इनएक्यूरेट होती है? वो तब होती है व्हेन आवर थॉट्स आर आल्सो फुलिश। इफ आवर थॉट्स आर फुलिश, if our thoughts are not good, if our thoughts are not accurate, at that time we are not able to write down anything properly. तो उन्होंने एक sarcastically उन्होंने सटायर किया है on the people who write English language inaccurately, क्योंकि उनके थॉट्स में कंसंट्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह ध्यान रख के नहीं लिखते, प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं। और अगर कंसंट्रेशन के साथ या फुलिश आपके थॉट्स हैं या फिर डाइवर्टेड है आपकी मेंटालिटी, डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू राइट एक्यूरेटली समथिंग। तो वो क्या बोल रहे हैं सीधा सा कि इंग्लिश लैंग्वेज बिकम हो जाती है अगली और इनएक्यूरेट किस केस में? इफ़ योर थॉट्स आर फुलिश, इफ़ योर थॉट्स आर नॉट गुड, इफ़ योर थॉट्स आर नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, सो इन दैट केस योर लैंग्वेज ऑल्सो बिकम्स अगली। डेफिनेटली ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एक एग्जाम्पल है, हर एक लैंग्वेज के लिए है। इफ यू वांट टू राइट डाउन इफेक्टिवली, अगर आपको इफेक्टिव राइटिंग करनी है, देन योर थॉट्स मस्ट बी इन लीनियर वे, एक लीनियर लाइन में होनी चाहिए। आपका कंसंट्रेशन वही होना चाहिए, आप डाइवर्टेड नहीं हो सकते।
अगर आपके थॉट्स फुलिश हैं, आपकी मेंटालिटी फुलिश है, इधर उधर ध्यान देते हो या फिर प्रॉपर किसी चीज़ को स्टडी आउट नहीं करते, तो डेफिनेटली योर वर्क विल बी अगली। चलो आगे, व्हाट इज द लिंक बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ऑरवेल? थॉट और लैंग्वेज के बीच क्या रिलेशन है? सीधा सा रिलेशन है, अगर आपके थॉट्स फुलिश हैं तो फॉलिश ही लैंग्वेज, फुलिश थॉट्स फुलिश लैंग्वेज, गुड थॉट्स गुड लैंग्वेज। तो दिस इज द कोरिलेशन, ठीक है। थॉट्स अगर आपके एक्यूरेट हैं, लैंग्वेज कैन बी एक्यूरेट, थॉट्स आर इनएक्यूरेट, लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज सही करनी है, थॉट को सही करो, दैट्स नेचुरल। ड्यूरिंग जोसेफ्स ट्रिप आउट ऑफ लंडन, अब देखो नॉवेल्स आ गए, अब तक कैसे चल रहे थे, नाउ द नॉवल जोसेफ फ्रॉम जोसेफ एंड्रयू बाय हेनरी फिल्डिंग, वन अमंग दी बिल्डिंग्स रोमान नॉवल है। बिल्डिंग्स रोमान जहाँ पे कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चाइल्डहुड से लेके उसकी एडल्टहुड की जर्नी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जोसेफ एंड्रयू इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु हैड बीन seduced by so many women in this novel। बहुत सारी women है to whom about whom he is surrounded, he was seduced by a lot, but he is a person who is having Christian faiths, जो अपने Christian faiths को से हट नहीं सकता है, that's why he is fully focused on his Christian faiths, he rejected so many women around, और बहुत सारे conflicts हैं, intrigues are there, love interest are there, and he is also having his own love interest into this drama, जिसमें आगे जाके पता चलता है कोइंसिडेंटली वो जो लड़की है वो उसकी बहन होती है, फिर और एलाबोरेट होती है स्टडी और एक्सप्लोर की जाती है उस स्टडी में, फिर पता चलता है फाइनली द बॉय इज नॉट द रियल सन ऑफ हिज पेरेंट्स, इज द सन ऑफ समवन एल्स। इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर बहुत अच्छी स्टोरी है, लीनियर स्टोरी है, इतना कुछ नहीं है, पर हाँ एक बार स्टडी करोगे तो यू फाइंड लाइक कि हाँ स्टोरी यहाँ एंड हो रही है, देन अगेन ओके this is also discovered, this way the story goes and on and on। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जोसेफ एंड्रयू बेसिकली अपने जो मास्टर्स होते हैं जिनके अंडर वो काम कर रहा होता है उनके साथ वो लंदन जाता है, और वहाँ लंदन में क्या होता है, उसके मास्टर की डेथ हो जाती है। अब मास्टर की जो मिस्ट्रेस है, जो वाइफ है, शी वॉज हैविंग एन आई ऑन जोसेफ एंड्रयू, शी वॉन्ट्स टू सेड्यूस हिम, बट वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो वो जब उसको रिजेक्ट कर देता है, वो बार बार उसको परस्यू करती है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, तो वो उसको एक्सपेल कर देती है, लात मार के निकाल देती है। जैसे वो उसको लात मार के बाहर निकालती है, पैसे वैसे उसके पास होते नहीं है, और लक होता है बुरा, पर इतना बुरा होता है जोसेफ एंड्रयू के साथ जो हुआ वो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो वो क्या करता है, डेफिनेटली वो ड्रैगन इन में रुकता है, जब उसको फाइनली प्रिक्योर कर लिया जाता है बाय अ प्रीस्ट, तो ड्रैगन इन में रुकता है वो, लेकिन अर्लियर ही वॉज रॉब्ड, उसको लूट लिया जाता है, बीट किया जाता है, लेफ्ट नेकेड ऑन द रोड, ठीक है, एंड ही वॉज वेलेड बाय द हेल स्टॉर्म, और हेल स्टॉर्म से होके गुजरता है, तूफान से होके गुजरता है। तो सिचुएशनल चीज़ें हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जोसेफ एंड्रयू वॉज एक्सपेल्ड बाय हिज मिस्ट्रेस, हिज हम मास्टर हम बोल सकते हैं, मास्टर की वाइफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। दैन जब वो वहाँ से जाता है, ही वॉज रॉब्ड, ही वॉज बिटन, ही वॉज लेफ्ट नेकेड ओवर द रोड। फिर जब उसकी जो लव इंटरेस्ट है वो वहाँ से जा रही होती है, और प्रीस्ट जिसने उसको क्रिश्चियन फेथ्स पे बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी टीचिंग्स दी, वो भी उधर से गुजर रहा होता है, वो उसको सेव करते हैं, दे टुक हिम टू द ड्रैगन इन। और उस टाइम की जो सिचुएशन थी, दैट वाज लाइक दैट ही वाज गोइंग थ्रू विद द हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत ही एक अमेजिंग नॉवल है बाय हेनरी फिल्डिंग, जोसेफ एंड्रयू, बिल्डिंग्स रोमान नॉवल है, ठीक है। So complete the quotation. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of work। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो कोटेशन है ये डायरेक्टली प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज बेसिकली द वर्क बाय जेन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज वन अमंग द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन, बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस के जा चुके। यूजीसी नेट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आपको यूजीसी आया हुआ है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन,
ये सबसे पहली लाइन है ऑफ द नॉवल। जैसे ये नॉवल खुलता है, ये पहली लाइन है जो मदर होती है ऑफ एलिजाबेथ, को बोलते हैं द मदर ऑफ द 5 सिस्टर्स, मिसेस बैनेट। मिसेस बैनेट का ये स्टेटमेंट है, मिसेस बैनेट का क्या मेंटालिटी है कि ये ट्रूथ है, यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड है कि अगर कोई आदमी सिंगल है, पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून और अच्छा खासा हेल्दी वेल्दी है, प्रॉपर्टी वॉपर्टी बहुत शानदार है, बढ़िया बिजनेस है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल वांट ऑफ अ वाइफ। ठीक है, तो हमेशा एक वाइफ की सर्च में। बेसिकली प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द स्टोरी बाय जेन ऑस्टन, रोमांटिक एरा की राइटर है, रोमांटिक और विक्टोरियन एरा के बीच की। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो सोसाइटी में एक नॉर्म हुआ करता था, इफ अ गर्ल गेट्स और टर्न्स टू 15-16 and the parents are supposed to search a good male partner for them. तो जैसे मिस्टर और मिसेस बैनेट और उनकी 5 डॉटर्स होती हैं, they do not have any male child, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है इस नॉवल में। तो किस तरीके से वो अपनी 5 बेटियों की शादी करते हैं, किस तरीके से मिडिल जो लीडिया होती है शी लव विद समवन एल्स, उसका कितना बड़ा इशू बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि विक्टोरियन एरा में या विक्टोरियन एरा से पहले किस तरीके से दिस इज़ वेरी हाई, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हुआ करता था। इफ़ अ गर्ल इज़ गेटिंग टीन एज, अब अगर कोई लड़की टीन एज हो रही है या वर्ड्स 18-19 क्रॉस कर रही है, so this was the high concern for the parents to let them get married or to find for them a good man, a good family they should have to get. Family कैसे भी हो पर the boy must be good, a good fortune. तो आपको इस लाइन से पता ही चल गया होगा। ये देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस से ही ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा सोशली डिजास्टरस क्या लेती है। सोशली डिजास्टर मतलब सोसाइटी में जहाँ पे उसकी वो काम वो करती है। तो शी बेसिकली इलॉप्स विद विक्रम, इलॉप कर जाती है, भाग जाती है विक्रम के साथ। अब विक्रम इज नॉट फाइनेंशियली गुड, फॉर्चून उसके पास अच्छा खासा नहीं होता, वेल्थ नहीं होता। जैसे उसकी मदर का स्टेटमेंट था कि अब मैन मस्ट बी इन गुड पोजेशन, गुड फॉर्चून एंड दैट टाइम ही कैन फाइंड अ गुड मैच फॉर हिम। यहाँ पे लेकिन विक्रम के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं है, तो दैट इज सोशली डिजास्टर। मिस्टर और मिसेस बैनेट के उससे प्रोस्पेक्टिव से देखोगे या फिर पेरेंट्स ऑफ दैट एरा के उससे देखोगे तो दिस इज सोशली डिजास्टर। आज की हमारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली, अगर मिडिल क्लास फैमिली की कोई लड़की भाग जाती है तो समवन विदाउट लेटिंग हर, तो वो कितना बड़ा एक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है सोसाइटी में। ना मुंह दिखाने लायक नहीं होती, नाक कट जाती है, दोबारा से उस लड़की को एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलता। देयर आर लॉट एंड लॉट। So this is socially disastrous thing which was done by Lydia. She elopes with this person, Wickham. In what publication was Great Expectation originally serialized? So Great Expectation is written by Charles Dickens. या चार्ल्स डिकन्स का ये वर्क है, आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चंस कैरेक्टर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, पब्लिकेशन से रिलेटेड भी आ सकते हैं। The way this question is being publicly serial wise published हुआ था, serial wise publish हुआ था ये, published in his this magazine all the year round में publish हुआ था Great Expectation, the story of a boy whose name is Pip. Pip basically Pip के parents नहीं होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर एंड हिज ब्रदर इन लॉ। बहुत ही पुअर कंडीशन में वो लोग इनिशियली रहते हैं। सडनली दिस कैरेक्टर अपीयर होता है जो पिप की हेल्प करता है, पिप को एजुकेट करने की कोशिश करता है, उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी भी कर देता है, और द जर्नी ऑफ पिप हैज़ बीन शोड हेयर। अब यहाँ पे पिप के ट्यूटर का नाम आया है, इज अ माइनर कैरेक्टर। क्या हु इज अ माइनर कैरेक्टर? तो पिप का ट्यूटर होता है हर्बर्ट पॉकेट। Herbert Pocket is the name of the Pip. Pip is the main or leading character of the novel Great Expectation by Charles Dickens. विक्टोरियन एरा की स्टोरी है, रिच एंड पुअर वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स का मेजर थीम हुआ करता था। द डिफरेंस बिटवीन रिच क्लास डिस्क्रिमिनेशन इज द मेजर थीम ऑफ चार्ल्स डिकन्स नॉवेल्स। चलिए द नेक्स्ट novel in line is what is the name of Tess's baby?
Tess of the D'Urbervilles. Tess of the D'Urbervilles is written by Thomas Hardy. Thomas Hardy का major novel है जहाँ पे there's a girl whose name is Tess and she was raped by her own master, and later she was having a baby with his master, and she named her baby as Sorrow because this baby brings a kind of sorrow, kind of sadness, kind of disappointment in her life. So that's why she keeps her name Sorrow. Later, हालांकि by the time जब वो छोटा ही होता है, पैदा हुआ होता है, that baby died, और इसमें चर्च ग्रेवयार्ड का सीन आता है where she is bearing the baby. Yeah? So this way टेस ऑफ डी उर्बिवलीज, और इसमें उर्बिवलीज जो है, जो सरनेम है, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे शो किया गया है कि इफ यू आर उर्बिवलीज देन यू आर फ्रॉम अ गुड फैमिली, अच्छे खानदान से हो, राइट? तो उसमें भी उर्बिवलीज और उर्बिवल्स ऐसे से कुछ डिफरेंस है. देयर आर टू नेम्स व्हिच आर सिमिलर साउंडेड, पर उर्बिवलीज आर फ्रॉम गुड लीनिएज, फ्रॉम गुड डायनेस्टी, फ्रॉम गुड खानदान, और जो दूसरा वाला है दोस आर फ्रॉम बैड. टेस को बाद में पता चलता है उसके फादर को दैट वी आर उर्बिवलीज, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो साउंड करते हैं. ठीक है? द स्टोरी, द सैड स्टोरी ऑफ टेस. लेटर शी वॉज मर्डर्ड ऑफ द नॉवल. बहुत ट्रेजिक एंडेड स्टोरी है ये टॉमस हार्डी की. अच्छा, टॉमस हार्डी रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते, रियलिस्टिक ग्राउंड्स को रिप्रेजेंट करते थे. सेम विद चार्ल्स डिकन, वो भी रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स पे ही लिखना पसंद करते. चलिए, what are the names of Mr. Brooke, state and parish? So Mr. Brooke is from Middlemarch. Middlemarch is by George Eliot. George Eliot का real name था Mary Ann Evans. ठीक है, Mary Ann. Basically मैं बात करूँ तो in Victorian era और before that the women writers were not taken seriously. उनको seriously नहीं लिया जाता था. उनके राइटिंग्स को भी इतना प्रेवलेंस नहीं मिलता था, इतना प्रोमिनेंस नहीं मिलता था, उनको इतना ज़्यादा बेटर कंसिडर नहीं किया जाता था. तो इसीलिए बहुत सारे आप फीमेल राइटर्स देखेंगे जिन्होंने अपना स्यूडोनिम रखा है, अपना डिस्गाइज नेम रखा है. तो जॉर्ज इलियट, उन्होंने अपना नाम रखा था एंड विद दिस शी पब्लिश्ड हर नॉवेल्स, राइट? तो मिडलमार्च इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी जिसमें 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग स्टोरीज चलती हैं. तो मिस्टर ब्रूक इज़ ऑल्सो देयर. मिस्टर ब्रूक के हमें बताना है उनके स्टेट का नाम क्या था. उनके स्टेट का नाम था द ग्रैंज टिप्टॉन. ग्रैंज टिप्टॉन इज़ द नेम ऑफ हिज स्टेट. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टेट का नाम आ गया, प्लेस का नाम आ जाता है, सेटिंग का नाम आ जाता है. बहुत बार जैसे टॉमस हार्डी हैं, द विक्टोरियन नॉवलिस्ट, उनके फिक्शनल जो उन्होंने प्लेस उन्होंने क्रिएट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? चलो, next question is, what does the first part of Sons and Lovers focus? Sons and Lovers is by H. Lawrence. H. Lawrence का नॉवल. H. Lawrence बेसिकली अपने वर्क्स में वो एडिपस जो कॉम्प्लेक्स है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, एक्सप्रेस किया है एडिपस कॉम्प्लेक्स. Sons and Lovers is the story of mother and the sons. ठीक है? तो मिसेस मॉरल, मिस्टर एंड मिसेस मॉरल की, Mrs. Morrel belongs to a good family, right? And Mr. Morrel is basically a minor. She fell in love with him while he was dancing. He was a good comedian. पर शादी कर ली, बाद में उसको पता चलता है that he is a minor. He is just a drunkard. He even doesn't care about her. He doesn't care about her children. तो बहुत ही, और यहाँ पे वो अपनी जो हस्बैंड के साथ जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको केयर करे, कंसर्न करे. तो यहाँ पे मिसेस मॉरल वो सारी एक्सपेक्टेशंस फोकस कर लेती है, अपना पूरा ध्यान फोकस कर लेती है ऑन हर ओन सन्स. ये बड़े पॉल मॉरल, ये मॉरल, राइट? इस तरीके से. तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस जो होता है सन्स एंड लवर्स का, दैट इज ऑफ मिसेस मॉरल का अनहैप्पी मैरिज. द अनहैप्पी मैरिज ऑफ मिसेस मॉरल, द प्राइम फोकस ऑफ दिस नॉवल सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस. सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. मदर का जो पोजेसिवनेस होता है टूवर्ड्स हर सन, वो चीज़ आती है कि किस तरीके से मिसेस मॉरल डजंट अलाउ पॉल और विलियम टू लेट गो फ्रीली, टू फॉल इन लव विद समवन, टू गेट मैरी विद समवन. इस तरीके के बहुत सारे मदर और सन के जो कॉम्प्लिकेशन है रिलेटेड में, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है.
चलो राइट क्वेश्चन है, ग्राहम ग्रीन का पावर एंड द ग्लोरी कब पब्लिश हुआ था? ये अनदर नॉवल बाय ग्राहम, आपके सिलेबस का पार्ट है, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1949। 40 का पब्लिकेशन, स्टोरी से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। यू मस्ट हैव गॉन दिस नॉवल पावर एंड द ग्लोरी, बहुत शानदार नॉवल है। चलो, by the end of the book, who are died in the novel Lord of the Flies? Lord of the Flies basically विलियम गोल्डिंग का ये नॉवल है, बहुत ही अमेजिंग नॉवल है ये विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। द नॉवल इज ऑल अबाउट कि छोटे बच्चे होते हैं, दे आर देयर इन द प्लेन, एरोप्लेन में होते हैं, एंड द एरोप्लेन क्रैश और वो एक आइलैंड पे आके रुक जाते हैं, और उस आइलैंड पे उन्हें बहुत दिन तक सर्वाइव करना होता है बिकॉज नोबडी वाज देयर टू सेव देम आउट फ्रॉम देयर आइलैंड। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, राल्फ है, जैक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है। इनिशियली राल्फ बिकम द लीडर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, एंड लेटर जैक बिकम्स, तो जैक थोड़ा विलेनियस कैरेक्टर होता है एंड राल्फ वाज गुड। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि नॉवल में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में किसकी डेथ हुई थी। तो दीज आर पिगी एंड साइमन। पिगी एंड साइमन, पिगी इज बेसिकली, पिगी स्पेक्स पहनता था, उसे इंटेलेक्चुअल बोला जाता था, इज गुड इंटेलेक्चुअली, ठीक है, एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, एंड साइमन इज वेरी जेंटल हार्टेड, ठीक है, ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी काइंड, राइट, और दोनों ही थोड़े अच्छे समझदार बच्चे थे, और जो भी राल्फ के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते थे वो उसको फॉलो भी करते थे, राइट। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आपके सेकेंड यूनिट का जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पिक किए हैं, मेजरली हर एक वर्क से मैंने एक एक क्वेश्चन पिक करने की कोशिश की यहाँ पे, फिर भी कुछ वर्क्स अगर रह गए हों तो डेफिनेटली आई विल पुट देम आउट इन नेक्स्ट वीडियोस। बाकी हाँ, सेकेंड यूनिट के मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर वर्क्स मैंने यहाँ पे ऑप्ट किए, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम द सेम वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग, पिगी के जो ग्लासेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पिगी इज यूज्ड टू हैविंग ग्लास रखता था, और उसका क्या सिग्निफिकेंस था? Significance of his glasses are intellectualism. That means he is intellectual, he is enough intelligent, he uses his brain, right, morally he is a good person, goes on to the right path. Ralph is a kind of person जो चीज़ों में डिसिप्लिन लेके आना चाहता था, सिविलाइज बनाना चाहता था उन सारे बच्चे। यू आर देयर ऑन द लाइन बट एट लीस्ट वी कैन फॉलो द लीनियज ऑफ सिविलाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें हैं, और पिगी उसका साथ देता है, साइमन उसका साथ देता है। पिगी के पास ग्लासेस होते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस की तरफ वो करते हैं कि हाँ ठीक है, साइंस इज बीइंग एक्सप्लोर्ड इन विक्टोरियन एरा, साइंस को प्रमोट किया जा रहा था। दीज ग्लासेस आर फॉर इंटेलेक्चुअलिज्म, फेयर है। These are the basic questions which are there from your second unit, British Prose and Fiction, and for such series stay connected with us. Thank you so much.